So let's begin with the questions from the straight lines. चलिए, so here is this question. Let P and Q be non-zero real numbers, and the equation px square plus qy square plus r multiplied by 4x square plus 4y square minus 8x minus 4 equal to 0 represent. हमने इसके बारे में जानना है कि ये जो नेट इक्वेशन है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स. ठीक, आर यू अनेबल टू सी माय स्क्रीन? यस सर. पूरा नहीं दिख रहा. पूरी नहीं दिख रही है स्क्रीन? कैसे नहीं सर, अब सही हो गई, अब सही हो गई. एक कंफर्टेबल? यस सर. आर यू श्योर एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? यस सर. चलो, so here's the question. Let me repeat again. Let P and Q be non-zero real numbers, and this equation is given to us as px square plus qy square plus r equal to r multiplied by 4x square plus 4y square minus 8x minus 4 equal to 0. What does it represent? So this is a not a single correct question. This is more than one correct. मैंने आंसर्स पहले मार्क कर रखे हैं यहाँ पर. ठीक है, एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं. ए ऑप्शन कहता है टू स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल व्हेन r इक्वल टू 0 p and q are of the opposite side. बी ऑप्शन कह रहा है टू सर्कल्स p इक्वल टू q होगा जब and r is of the same sign of r is of the sign opposite to that of p. एंड इसी तरह सी ऑप्शन हाइपरबोला और सर्कल के बारे में, और डी ऑप्शन में सर्कल और एलिप्स के बारे में कमेंट किया. अब मैं ध्यान से देखो जरा. बेसिकली मैं सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 0 अलग बात करूंगा, और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 अलग बात करूंगा. ठीक है, अब ध्यान से देखो. इसको देख करके क्या पता चल रहा है? इसको देख करके क्या पता चल रहा है कि अगर मैं 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 अलग ले लूं और प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0 अलग लिख दूं, ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग, तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ प्लस 4y स्क्वायर और इक्वल टू 8. यानी एक सर्कल बन गया ये बेसिकली. This is a circle with the center 1,0 and the radius as 8/4 2 मतलब √2 आ जाएगा रेडियस इसका. तो ये तो एक सर्कल आ गया. ठीक है, अब सवाल उठता है इसके ऊपर. ऑब्वियसली हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा. टू स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल व्हेन r इक्वल टू 0. अब अपने आप सोचो, अगर r को मैंने 0 कर दिया, लेट अस से मैंने r को 0 कर दिया, तो ये बन गया px स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड p and q are of the opposite sign. बिल्कुल सही है, अगर वो दोनों ऑपोजिट साइन के हो जाएंगे भले ही वो वैल्यू सेम हो या ना हो p और q की. एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसा लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. यस, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट. तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से करेक्ट हो जाता है. आगे बात करें कि जब p और q दोनों सेम हो जाएंगे और r इज ऑफ द ऑपोजिट साइन दैट ऑफ p, बिल्कुल सही है ये बात भी. p और q दोनों अगर सेम हो गए इस इक्वेशन के अंदर में, लेट अस से p q इक्वल टू 1 हो गया एग्जांपल के तौर पे, p और q 1 हो गया, तो एक्चुअली में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r का जो साइन है वो ऑपोजिट है. लेट अस से मैंने -1 ले लिया वो, तो ये इक्वल टू 1, ये भी एक सर्कल आ गया. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया. ऑप्शन नंबर सी की बात करें, हाइपरबोला एंड अ सर्कल व्हेन p and q are of the opposite side and r is not equal to 0. p और q एक सर्कल तो है ही, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम ये वाला पोर्शन. हाइपरबोला कब हो जाएगा? जब p और q दोनों ऑपोजिट साइन के बोला गया है. तो ले लो आप, लेट अस से p को 1 ले लो और q को -1 ले लो एग्जांपल के तौर पे. देयर कुड बी अनदर वैल्यू आल्सो. तो हमने x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर एंड r ऑफ द ऑपोजिट साइन एंड r इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, r नॉट इक्वल टू 0 है, 1 ले लो, -1 ले लो, लेट अस से ये भी ले लिया. तो ध्यान से देखिए ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है.
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी भी सही आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो सर्कल एंड एन एलिप्स व्हेन पी एंड क्यू आर अनइक्वल बट ऑफ द सेम साइन एंड आर इज ऑफ द ऑपोजिट साइन टू दैट ऑफ पी। बिल्कुल सही है ये बात भी, ध्यान से देखो। पी और क्यू अनइक्वल है, लेट अस से पी को 1 ले लिया, क्यू को मैंने मान लो 3 ले लिया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर दोनों का सेम साइन होना चाहिए, दोनों को पॉजिटिव ले लिया। आप दोनों को नेगेटिव भी ले सकते हो और r का ऑपोजिट साइन हो जाएगा। लेट अस से r की वैल्यू एक नेगेटिव ले ली, तो r की वैल्यू नेगेटिव ले ली, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3। यस, इट रिप्रेजेंट्स अ इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलें आगे, और यही कुछ लिखा हुआ है, मैंने सॉल्यूशन में भी देखो जरा ध्यान से। द सेम थिंग इज रिटन। ये एक सर्कल बन गया और इसके लिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 0 के लिए अलग अलग इक्वेशंस को हमने एक एक करके डील कर लिया एंड वी केम आउट विद द कंक्लूजन। राइट? हाँ भाई, समझ आ गई यहाँ तक बात? यस सर। चलो बढ़िया, कुछ कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन लेता चलूंगा मैं, अच्छे लगेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन, इसके अंदर में लिखा है इन एन एक्यूट ट्रायंगल एबीसी if the orthocenter, centroid and circumcenter are given to us, ठीक है, then B cannot be। B क्या नहीं हो सकता? फिर दोबारा it is a multiple correct option, as you can see all the options are marked, ABC चारों ही आंसर है इसके। अब ट्रायंगल ABC, हमने एक चीज पढ़ रखी है क्या, HGO 2:1 रेशियो के अंदर में बांटते हैं। H का मतलब ऑर्थो सेंटर और G का मतलब सेंट्रॉइड की बात हो रही है और O का मतलब सरकम सेंटर की बात हो रही है। लेट अस से मैं O की जगह पर यहां पर इसको मैं S लिख दूंगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जब ये सारे के सारे एक ही लाइन में लाई करते हैं तो यहां से ये क्या आ जाएगा, कोलिनियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोलिनियर आ जाएगा। ये बोल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर में बात होल्ड ट्रू करती है, leaving aside only the case of an equilateral triangle wherein all the 3 points coincide each other। और जब ये सारे के सारे कोलिनियर हैं तो इसका ये तीनों पॉइंट मिलकर के एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका कि डेल्टा 0 हो जाएगा। ट्रायंगल बना रहे हैं जिसका कि डेल्टा या एरिया 0 हो जाएगा। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं 4b1 b 2b minus 8 1 minus 4 8 1, ये डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां से बोला जा सकता है ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर ये बोला जा सकता है, देखिए इसके अंदर में क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लिक किया था, ध्यान से देखो। लेट मी कम डायरेक्टली विद द कैलकुलेशन, आई हैव रिटन डाउन अ सॉल्यूशन ओवर हियर। देखो जरा ध्यान से, मैंने इस डेल्टा को 0 कर दिया। 0 करने के बाद, सॉल्व करने के बाद यहां से b की वैल्यू आती है 2, एक आ जाती है 8 और एक आ जाती है 12। ये गलत है, लेकिन ध्यान से देखो ऑप्शन के अंदर में 8 और 12 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो कायदे से तो अगर आप जल्दबाजी में करेंगे इस सवाल को तो 8 और 12 आप आंसर मार्क कर देंगे। लेकिन आप कुछ भूल रहे हैं यहाँ पर। क्या भूल रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, बी तो 8 और 12 तो आ गया। इट इज रॉन्ग बिकॉज कोलिनियरिटी डज नॉट एक्सप्लेन सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सरकमसेंटर। केवल कोलिनियरिटी से ये बात नहीं समझ में आती। अभी अभी हमने 2 मिनट पहली बात करी है, HGO 2:1 रेशियो में बांटते हैं, G इंटरनली डिवाइड करता है इनको 2:1 रेशियो के अंदर में। तो उस हिसाब से अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से जाऊंगा, लेट मी ट्राई एंड फिगर आउट। सेक्शन फॉर्मूला से मैं B की वैल्यू निकाली, ये x कोऑर्डिनेट के थ्रू निकाली वैल्यू और ये y कोऑर्डिनेट के थ्रू निकाली, क्या आ जाएगा? वही आएगा ना, माइनस का 4, x कोऑर्डिनेट की बात करूं, -4 × 2 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, इट इज इक्वल टू b। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब ध्यान से देखो, जो भी है, कोई भी कॉमन वैल्यू b की आ ही नहीं रही है। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू आपने b की निकाली है यहाँ पर, इनमें से कोई भी संभव नहीं है। आई एम रिपीटिंग, इनमें से कोई भी संभव नहीं है। अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते कि या तो डेल्टा 0 का कॉन्सेप्ट लगा देते या HGO का रिलेशन लगाते। HGO का रिलेशन अगर लगाते आपके पास b की 2 अलग अलग वैल्यू आती, शायद यू कुड हैव कम टू अ कंक्लूजन कि वो दोनों आंसर नहीं होंगे।
लेकिन जो बच्चा डेल्टा इक्वल टू 0 लगाता और जल्दबाजी में काम करता है इस क्वेश्चन में, तो वो आंसर मार्क करके चल देता कि यार ठीक है 8.12 तो आ ही रहा है इसके थ्रू आंसर, कि यहाँ से तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई डेल्टा इक्वल टू 0 की, और उसके अलावा जो बचे हैं ऑप्शन वो मार्क कर दो आप। तो बेटर है, मेरा आपसे ये सजेशन है कि whenever you find a question which can be given a thought via more than one manner, तो काइंडली गिव इट अ थॉट, बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों मैनर से क्या चीज आ जाए निकल के हम नहीं जानते। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी नीड टू पे अटेंशन, दैट्स द रीजन ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन विद यू। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई इस क्वेश्चन में भाई? यस सर। कोई टेंशन, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चलिए बढ़िया, मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। So this question says S is a set comprising the ordered pair x comma y such that this equation is given to us. Then S के बारे में कमेंट करना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए 2 डिग्री की इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन in x and y, the very first thing which must come in our mind must be to factorize it. And I am able to, yes, इसको पोर्शन को अलग देखूं, अगर मैं ये लिखा हुआ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3 टाइम्स, या माइनस ऑफ 3 टाइम्स तो नहीं, 3 कॉमन नहीं आएगा, तो दिस विल बी माइनस का माइनस ऑफ 3x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख दिया। ध्यान से देख लो इस बात को, ये वाला पोर्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया और यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा हमसे ABCD ऑप्शन में, A ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ 2 कोइंसिडेंट लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस व्हिच इज नॉट कोइंसिडेंट, कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, और फाइनली D ऑप्शन इट इज अ पैराबोला। ध्यान से देखो एक मिनट के लिए, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ये इसके अंदर में एक बड़ी अच्छी थॉट थी इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करने वाली भी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो हमने क्रिएट कर लिया था, मैंने x प्लस वाई माइनस 3x माइनस 3y में से भी ये कॉमन ले लिया। फायदा उसका ये मिला कि फैक्टराइज करने में हमें आसानी हो गई। मोर और लेस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन ऑफ अ सिंपल अलजेब्रा अप टिल द टाइम वी आर फैक्टराइजिंग इट। तो x प्लस वाई को t लिया, t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस 2 इक्वल टू 0 बना, उसको फैक्टराइज किया, ये बना, तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस का 1 इक्वेशन आ गया। और आप अपने आप देख पा रहे हैं, वंस यू फैक्टराइज इट यू आर एबल टू सी सिंपली 2 पैरेलल लाइंस हैं जो कि कोइंसाइड नहीं कर रही। एक लाइन आ रही है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरी आ रही है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों पैरेलल हैं लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रही। यू गेटिंग इट? तो कंसिस्ट ऑफ 2 यस सर। नॉट। और ठीक है, अगर आप फैक्टराइजेशन से ऐसे नहीं जाना चाहते थे, अगर आपके मन में आता है कि भैया इसका डेल्टा चेक कर लो, इसका डेल्टा आप चेक कर लो, 0 आएगा, ठीक है ना, डेल्टा 0 आएगा, तो यस इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिर फैक्टराइज करना है, वो थॉट डालना है, वो भी सही है, लेकिन डेल्टा 0 चेक करने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए। और वैसे भी खैर ठीक है, पैराबोला का भी ऑप्शन दे रखा ऑलरेडी, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता था, कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने को आंसर नहीं मालूम है। तो डेल्टा 0 करके अगर फैक्टराइज करना था सिंपल, तब भी फैक्टराइज अलग तरीके से जैसा हम नॉर्मली करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने वाले में इस तरीके का फैक्टराइजेशन संभव हो सके। फिर तो सिंपल वही करते हैं कि होमोजेनियस पार्ट को फैक्टराइज अलग किया और प्लस एल और प्लस एम करके मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया दोनों तरफ, वो भी किया जा सकता है, ठीक। लेकिन इन दिस क्वेश्चन दिस तरीका looks much more easier. This is a good question now. The sides of a triangle have a combined equation x square minus 3y square minus 2xy plus 8y
माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहा गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव कंबाइंड इक्वेशन, मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ठीक है, और L1 और L2 ट्राइंगल की दो साइड्स। द थर्ड साइड which is variable always passes through this point। तीसरी साइड जो है ना -5, -1 पॉइंट से पास कर रही है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लिया अलग से। ठीक है, अब क्या बोला गया है, द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्लोप द थर्ड लाइन। रेंज किसकी, वैल्यूज ऑफ द स्लोप द थर्ड लाइन, सो दैट द ओरिजिन इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। जो ओरिजिन है वो उस ट्राइंगल का जो बनेगा वो एक इंटीरियर पॉइंट है, तो उस केस में स्लोप की रेंज दी गई है। आई एम रिपीटिंग, स्लोप की रेंज दी गई है एंड वी हैव बीन आस्क्ड कि अगर वो a से लेकर के b है तो a + 1/b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपने को। दैट्स द रिक्वायर्ड क्वेश्चन एंड इट इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ध्यान से देखो कि आंसर जो है एक इंटीजर आ रहा है और शायद इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट इसीलिए किया गया क्योंकि m की जो रेंज आ रही है ये भी मैंने साथ में आंसर में दे दी गई है -1 से लेकर के 1/5। अब सबसे पहला काम तो दिमाग में आता है इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखो फैक्टराइज करने में टाइम नहीं खराब करते हैं। लेट मी से आई एम श्योर कि आप सब फैक्टराइज कर पा रहे होंगे। लेट मी गो डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन। ये फैक्टराइज किया हुआ मैंने, ये इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करके एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा और L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ध्यान से देखो दिस इक्वेशन इज L1, दिस इक्वेशन इज L2। मैंने प्लॉट ही कर दी इन दोनों को इसके ऊपर XY एक्सिस के ऊपर, XY एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दिया, यानी पहली इक्वेशन आ गई x + y - का 2 = 0। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 = 0 and this equation x - का 3y + का 2 = 0, this equation is represented by L2 = 0। is that clear? तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई है। ओके, अब हमने ध्यान से देखा, ये चीज ध्यान देने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि जो थर्ड लाइन है जो कि वेरिएबल है, थर्ड लाइन है वेरी कर रही है, वेरी कर रही है तभी तो उसका स्लोप वेरी कर रहा है। स्लोप को वेरी इस तरीके से कराना है कि ट्राइंगल के अंदर में, यानी ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट बन जाए ओरिजिन। एम आई राइट? तो उसके लिए हमें डायग्राम को प्लॉट करना पड़ेगा। L1 और L2 को तो हमने प्लॉट करके देख लिया। क्वेश्चन ने कहा जो तीसरी लाइन है वो -5, -1 से पास कर रही है, तो बड़ी मजे की बात है -5, -1 जो है वो L2 लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ध्यान से देखो, -5, -1 लाइज ऑन दिस लाइन x - 3y + 2 = 0। ये नजर आ रही है अपने को बात? दिस हैज टू बी चेक्ड। जब भी क्वेश्चन के अंदर में एक्सटर्नल को ऐसा डाटा दिया जाए तो मेरा आप सबसे रिकमेंडेशन है कि उसके अंदर में आप पुट करके जरूर देखें, कोई ना कोई थॉट जरूर आएगा। एनीवेज -5, -1 ये पॉइंट रहा, इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन L2। तो आप अपने आप सोच करके देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं और समझाना चाहूंगा। ये मैं सेकेंड, ये लाइन थी L1 = 0, ठीक है, ये लाइन है L2 = 0, ओके, -5, -1 ये कोई ना कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट है ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। क्वेश्चन ने कहा हमें, क्या कहा, ओरिजिन इंटीरियर पॉइंट हो जाए उसके लिए m की रेंज निकालनी है। और बड़े मजे की बात है, रेंज जो है ओपन इंटरवल दे रखा है a से b, मतलब मिनिमम टू मिनिमम कहां तक जा सकती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है उसके लिए, यानी हमें एक्सट्रीम केसेस सोचने पड़ेंगे। और एक्सट्रीम केस सोचने पड़ेंगे का मतलब मेरा ये है कि देखो जरा, अगर मैं इधर की तरफ जाना चाहता हूं,
क्या ये इस केस में, मान लो ये एक वन ऑफ द पॉइंट हो गया ट्राइंगल का, ठीक है, ये वन ऑफ द पॉइंट हो गया, ये तो है ही एपेक्स, तीसरा पॉइंट ही वेरी करेगा बार बार। क्या इस केस में जो मैंने अभी ये ट्राइंगल बना दिया कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज द थर्ड पॉइंट, क्या ये ट्राइंगल के अंदर में 0 0 इंटरनल पॉइंट है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या इस केस में है? यस। लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर मोर, जस्ट अ सेकंड। L1 को मैंने एक्सटेंड किया एंड फिर दोबारा देखते हैं आगे। क्या मैं इस केस में ट्राइंगल मिलेगा मुझे, ट्राइंगल के अंदर में 0 0 इंटरनल पॉइंट मिलेगा? यस। कौन सा एक्सट्रीम केस होगा खुद सोच करके देखो। when this line is parallel to L1 equal to 0, this line is parallel to L1 equal to 0, इस केस में ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। और पैरेलल से हट करके जरा सी लाइन इस तरफ टिल्टी हुई, बहुत ही नॉमिनल, इस तरीके से, तब भी ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -5, -1, this line is going to meet L1 at a very 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 far away point, but it will meet and form a triangle, and in that triangle also 0 0 is going to be an internal point, right? तो ये तो वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी केस हो गया। और दूसरा केस क्या होगा, जब मैं इस तरफ से जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास कराता चलूंगा, इस केस में ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट 0 0 नहीं होगा। और इसके अलावा अगर मैं इधर मूव करूंगा लेटेस्ट से इस तरफ, तो 0 0 फिर दोबारा ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और इस केस में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, व्हेन द लाइन passes through 0 0 starting from -5, -1, इस केस में जो 0 0 है वो ट्राइंगल के ऊपर लाई करेगा, अंदर नहीं लाई करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रीम केसेस एंड दिस इज द वन ऑफ द अनदर एक्सट्रीम केसेस। एम आई राइट? तो बस अपने को बात बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिटिंग केस की ही तो बात करी मैंने। The line passes through -5, -1 and can be parallel to this line, यानी I'm talking about the case number 2। तो केस नंबर 2 है, तो उसकी स्लोप क्या आ रही है L1 की -1, तो कंफर्म है M को -1 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो वो इस तरफ टिल्ट करेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन अगर वो टिल्ट करेगा तो M -1 से छोटा हो जाएगा, तो हमें तो M -1 से बड़ा चाहिए। और दूसरा केस जो ये लाइन मैंने बनाई, इसमें तो लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, तो इसका तो स्लोप ऐसे ही आ गया, क्या आ गया 1/5, है ना। लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन इज ऑफ द फॉर्म y = mx, तो m आ गया, इसके ऊपर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आ गए 0 0 और -5, -1 आ गया, तो 1/5 आ गया। तो स्लोप उससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप अगर 1/5 से बड़ी हो जाएगी तो वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। हमें तो 1/5 से छोटा चाहिए, यानी इस तरीके की चाहिए, तभी तो वो ट्राइंगल के अंदर में 0 0 पॉइंट लाई करेगा। इसका मतलब m आपके पास ऑलरेडी ये आ चुका है, -1 से लेकर के 1/5, दोनों ही केस में ओपन इंटरवल है, ना तो -1 हो सकता है m और ना ही 1/5 हो सकता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा गया है a + 1/b², हमने वैल्यूज इंसर्ट करी एंड वी गॉट द फाइनल आंसर एज 25। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, थोड़ा सा मैं कहूंगा डिफिकल्टी हार्ड लेवल की तरफ था ये क्वेश्चन। समझ आ गया? यस और नो? यस सर। सभी को भाई? यस सर। चलो यस तो सर। थोड़ा एडवांस पर्सपेक्टिव बात करूं तो डायरेक्टली ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर के अंदर में, कहीं ना कहीं कोई थॉट डालना, जस्ट अ क्लिक ऑफ माइंड, क्योंकि अधिकतर बच्चे स्लोप निकाल लिया इस तरीके की बात करते हैं क्वेश्चंस के अंदर में, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा था स्लोप की रेंज के बारे में। ठीक, चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन पे। नाउ इट्स अ पैराग्राफ, चलो पढ़ते हैं।
I've tried to take a mix up of questions, so let's talk about this paragraph. So consider a triangle ABC whose sides AB and AC are represented by L1 equal to 0 and L2 equal to 0. ठीक है, लेट अस से एक मिनट के लिए मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, फिर आगे जो कहा गया क्वेश्चन में हम पढ़ते चलते हैं. ट्रायंगल क्या है? A, B and C. AB is represented by L1 equal to 0. AC is represented by L2 equal to 0. Let the centroid, orthocenter, circumcenter GHS से represent कर दिया उनको. Okay. L equal to 0 denotes the line BC. ये BC जो है L equal to 0 से denote की जाती है. अब let us talk about the questions one by one. L1 दिया हुआ है 2x माइनस का y इक्वल टू 0. ओके, L1 की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस का y इक्वल टू 0. L2 की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 3. सेंट्रॉइड दिया हुआ है. अब सेंट्रॉइड क्या होता है हम जानते हैं, मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है, यानी ये जो पॉइंट होगा, this point is going to be the midpoint of BC. This particular point is going to be the midpoint of BC, and let us say this point is G, and G is given to us as 2,3. G 2,3 दे दिए. We have been asked to find the slope of the line L equal to 0. Slope of the line L, ये अपने को पूछा गया. This is the question. सही है. अब पहले थॉट डालते हैं और फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे. सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने लिखा है. आई विल एक्सप्लेन दैट सॉल्यूशन सो दैट आवर टाइम इज सेव्ड इन द कैलकुलेशन पार्ट एट लीस्ट. तो ठीक है, सबसे पहला काम एक काम करते हैं. L1 दे रखी है, L2 दे रखी है, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो A पॉइंट आ जाएगा. G दे रखा है, हम जानते हैं ये 2:1 रेशियो में बांटता है. जो मीडियन है, अगर मैं इस पॉइंट को D मानता हूं तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला से, आई एम रिपीटिंग फ्रॉम दी सेक्शन फॉर्मूला, मेरे पास क्या आ जाएगा, D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा. अब D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसका मतलब अब आप सिंपल सोचो, बिल्कुल बहुत सिंपल सोबर तरीके से सोचने को कह रहा हूं. ध्यान से देखो मेरी बात को. अगर ये एक BC लाइन, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मालूम कर लिया. लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा था x1, y1, और x1, y1 की वैल्यू हमें मिल गई वाया द सेक्शन फॉर्मूला तरीका. तो हम एक चीज जानते हैं, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r है. और अगर इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो लेट अस से m जो है वो tan थीटा के इक्वल है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ BC. जो BC साइड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लिया हमने थीटा. तो दोस्तों हम जानते हैं एक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है हमने. पैरामीट्रिक फॉर्म क्या पढ़ा हुआ उसमें, कि एक लाइन के ऊपर r डिस्टेंस की दूरी पर लाई करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस माइनस का r cos थीटा, y1 प्लस माइनस का r sin थीटा होता है. प्लस तब लेते हैं जब अप साइड जाते हैं, माइनस तब लेते हैं जब डाउन साइड जाते हैं. ये अप साइड की बात कर रहा हूं, ये डाउन साइड की बात कर रहा हूं. तो r की टर्म्स में ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और C पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन AC. AC की इक्वेशन के अंदर में उसको सेटिस्फाई करा दोगे आप, तो क्या आपके पास आंसर नहीं आएगा? ये थॉट है
इस थॉट को ले चलते हुए देखते हैं सॉल्यूशन। देखो जरा आपका टाइम बचेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 1,2 यानी ए पॉइंट की बात विच वी वर टॉकिंग अबाउट। सेक्शन फॉर्मूला की हमने बात करी। यहां से हमारे पास x1 y1 यानी m जिसको हमने d माना था वो कोऑर्डिनेट आ चुका है 5/2, 7/2। एल लाइन की इक्वेशन यानी BC की बात की जा रही है, वही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा से ये x1 y1 आ गया, और x1 माइनस आर cos थीटा y1 माइनस आर sin थीटा से हमारे पास x2 और y2 यानी v का कोऑर्डिनेट आ गया एज पर दिस डायग्राम। हम जानते हैं x1 y1 यानी जो कोऑर्डिनेट c का है वो AC के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करा दो, और x2 y2 AB के ऊपर लाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई करा दो। यही बात हमने की थी डिस्कशन में, और सेटिस्फाई किया। दो इक्वेशन, दो अननोन। अननोन क्या क्या थे? r और थीटा। दो इक्वेशन, दो अननोन आपके पास। हमने थीटा निकालना है, थीटा आ गया तो अपने पास tan थीटा आ जाएगा, दैट विल बी आंसर। यू गेटिंग द पॉइंट? थीटा आ गया तो हमने आंसर निकाल लिया। समझ आ गई मेरी बात? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पे इसका। क्वेश्चन ने कहा, पहली ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो तो सही है, L1, L2 और L का जिक्र किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया L1 और L2 लाइन दे देगी। अब हमें सेंट्रॉइड की बजाय ऑर्थो सेंटर दे दिया गया यानी H दे दिया गया। दिस हैज बीन गिवन टू अस and we have been asked to find the y intercept of the line L equal to 0। और y intercept निकालने के लिए हम जानते हैं, अगर हम लाइन L equal to 0 की इक्वेशन निकाल लेंगे और x equal to 0 कर देंगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन निकालनी है L की, और लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए दो बातें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन एंड अ स्लोप ऑफ दैट लाइन। अब पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर में तो सेंट्रॉइड के बारे में बात की गई थी, अब बात की गई है ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस डू इट। देखो जरा। अच्छा, ये चलो पार्ट नंबर 1 में भी कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, तो आई शेयर। एक बार ये भी देख सकते हैं, पार्ट नंबर 1 की ही बात कर रहा हूँ। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है ना। ये रिलेशन आ गया एब्सिसास में और ऑर्डिनेट्स के अंदर में। तो x1 y1 विल सेटिस्फाई L2 इक्वल टू 0, ये आ गया। x2 y2 विल सेटिस्फाई दिस थिंग, यहाँ से भी आ जाएगा, एक ही बात है। देयर इज नो नथिंग, बहुत ज्यादा न्यू कुछ नहीं है। सो मूविंग ऑन टू द पार्ट नंबर 2 नाउ। ध्यान से देखो, वही बात, ये L1 दे रखा है, ये L2 दे रखा है, तो ये ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। अब ऑर्थो सेंटर एक ऐसी लाइन के ऊपर लाई करता है, यानी ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया AD BC के ऊपर। तो ए का कोऑर्डिनेट जब हमें मालूम है, एच का कोऑर्डिनेट अपने को मालूम है, तो AD की स्लोप पता है, AD की स्लोप पता है, तो हमें BC की स्लोप पता है। कारण क्या है? स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC विल बी इक्वल टू -1। सही है बात यहाँ तक? तो BC की स्लोप आ गई, और कोई भी लाइन की इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये लिख लिया, यानी ये इक्वेशन आगे सिंप्लीफाई होकर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही है। अब बात करते हैं, हमारे पास देखो और एडिशनल क्या दे रखा है, हमारे पास AC की इक्वेशन दे रखी है, यानी AC की स्लोप दे रखी है। AC की स्लोप दे रखी है तो BE की स्लोप आ जाएगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से, और BE की स्लोप दे रखी है और H का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी BE की इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ BE क्या दी हुई है? देखो, मेरा कहने का मतलब ये था कि BE की हमारे पास स्लोप तो आ ही जाएगी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से। अब यहाँ पर हमने BE की इक्वेशन निकालने के लिए अलग तरीके से, यानी फैमिली ऑफ लाइंस का भी इस्तेमाल कर लिया। क्या फैमिली ऑफ लाइंस मतलब? इक्वेशन ऑफ BC
प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ बीई की बात हो रही है। बीई की इक्वेशन में जब हमारे पास ये बीसी की इक्वेशन पता है, AB की इक्वेशन पता है, तो माय डियर हम ऐसा ही तो लिखते हैं, एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दोस टू लाइंस। मान लो ये L1 इक्वल टू 0 है, ये L2 इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन की लाइन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 आ जाएगी वाया द फैमिली ऑफ लाइंस। तो वही BC का और AB का इस्तेमाल करके हमने BE की इक्वेशन लिख ली फैमिली ऑफ लाइंस, और BE परपेंडिकुलर टू AC है। जैसा मैं पहले थॉट बता रहा था वैसा भी कर सकते थे, या ऐसा भी कर दो कि BE की स्लोप हमने ऐसे निकाल ली लेमडा की टर्म्स में, और AC की स्लोप हमें पता है ऑलरेडी 1 है, और दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा, यानी BE की स्लोप -1 आ गई, यानी लेमडा की वैल्यू -3 आ गई। लेमडा -3 आ गया तो BE की इक्वेशन आ गई, और BE की जो इक्वेशन है वो 2,3 से पास कर रही है, सेटिस्फाई करा दोगे तो C आ जाएगा। और C क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस C के अंदर में जो C होता है वो y इंटरसेप्ट ही तो होता है। C itself is the y intercept in the equation of the form y equal to mx plus C, and जो C था y intercept था वो इक्वेशन BC का था। आई होप क्लियर है। इसी क्वेश्चन को आप अलग अप्रोच से भी कर सकते थे, लेकिन दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। एम आई एबल टू मेक यू क्लियर? अभी समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, L1 L2 दोबारा अब डाटा चेंज कर दिया गया। ऑब्वियसली यहाँ भी डाटा चेंज था क्या इसके मुकाबले। L1 L2 दो इक्वेशन दे रखी है, अब S दिया हुआ है। S कौन है? S is the circumcenter given to us, and we have been asked now to find the x-intercept of the line L equal to 0। तो ठीक है, अब सर्कमसेंटर के थ्रू कैसे अप्रोच करेंगे फिर दोबारा देखते हैं। लेट्स गो अगेन टू द सॉल्यूशन। देखो जरा सिंपल, सर्कमसेंटर क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है? सर्कमसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर होंगी, और ये परपेंडिकुलर, और ये और ये बराबर, और ये परपेंडिकुलर इसके, और इसी तरह यहाँ भी परपेंडिकुलर, ये लाइंस बराबर होंगी लेंथ। करेक्ट? ऐसा ही कुछ डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो जो बना हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, AB की इक्वेशन ये दे रखी है, AC की इक्वेशन ये दी गई है, और हमें BC की इक्वेशन निकालनी है। सिंपल बात, ऐसे समझे तो ठीक है। अब हमने ये जो मिड पॉइंट्स है जो हमने ऊपर जिक्र किया, ये वाले और ये वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, इसका नाम D दे दिया, इसका नाम E दे दिया, और लेटस से इस पॉइंट का नाम F दे दिया। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ SD की बात करूंगा। इक्वेशन ऑफ SD क्या है? दिस इज SD इज परपेंडिकुलर टू AB। साफ साफ पता है आपको बात है, AB की इक्वेशन पता है तो SD की भी स्लोप आ जाएगी। जब AB की स्लोप मालूम है तो SD की स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके इस्तेमाल करके आ जाएगी। सही है। अगर SD की स्लोप आ गई तो इसका मतलब, और S पॉइंट पता है ना, इसकी स्लोप कितनी है AB की? -1, तो स्लोप ऑफ SD क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ SD विल बी 1। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ SD क्या हो जाएगा? y माइनस का 1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का 2 बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू 2,1। वो इक्वेशन आ गई। इसी तरह वाया द सेम कॉन्सेप्ट आप SE की इक्वेशन निकाल ली। SE की इक्वेशन निकाल लिया आपने।
ठीक है, अब एस डी की इक्वेशन आ गई, एस ई की इक्वेशन आ गई। एस डी को आपने ए बी के साथ सॉल्व किया तो आपके पास डी का कोऑर्डिनेट आ गया, और एस ई को आपने ए सी के साथ सॉल्व किया तो आपके पास ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिमिलर मैनर। सही है। अब हमें पता है भैया जो डी है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर है, तो सेक्शन फॉर्मूला से बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और सेक्शन फॉर्मूला से ही इसका सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला से अगर बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट आ गया तो इसका मतलब बीसी की इक्वेशन आ गई, और बीसी की इक्वेशन आ गई तो बात खत्म हो गई। हमें क्या चाहिए, बीसी का एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, खत्म बात।